नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। आपको लगातार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में जो चुनाव होने जा रहे हैं 21 ऑफ मार्च एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वहाँ जो कैंडिडेट्स डिफरेंट डिफरेंट बार्स में अपने इस समर में कूदे हैं, चुनावी समर में, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सबसे आपकी बातचीत कराऊँ, मुलाकात कराऊँ, ताकि आप उनमें एक एक पोस्ट पर कई कई लोग हैं एक्चुअली, और मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको सुने, उन सबको जांचें, परखें, तोलें और उन्हें देखें कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना ईमानदारी से काम करना चाहता है, किसके पास अच्छा विज़न है, किसके पास एक अच्छे थॉट्स हैं जो वेलफेयर कर सकें एडवोकेट्स का, ताकि आप एक अच्छी बार का गठन कर सकें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आज बात करा रहा हूँ 30 जारी कोर्ट से, जो प्रेसिडेंट के पद पर यहाँ पर हैं एडवोकेट डी.के. शर्मा जी। डी.के. शर्मा जी का मैं ब्रीफ सा परिचय दे दूं कि डी.के. शर्मा जी का जन्म 1960 में उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट मेरठ में गांव बढ़ल में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। और आपके फादर साहब किसान थे और आपने अपनी ग्रेजुएशन 1978 में सीसीएस यूनिवर्सिटी से की थी। लॉ भी इन्होंने 1991 में किया। इस बीच इन्होंने दूसरे अपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया था और उसके बाद एलएलएम इन्होंने 1993 में किया और 1994 में इन्होंने अपने आप को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट कराया। और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट कराने के बाद 2018 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ये मेंबर भी बने, को चेयरमैन रहे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर रहे। और 30 साल की इस जर्नी में, लीगल जर्नी में, इन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए। मैं उन सब बातों को तफसील से उन्हीं के मुंह से आपसे सुनवाऊंगा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। मैं सीधा सा एक सवाल के साथ शर्मा जी, सभी अधिवक्ता बंधुओं को मेरा नमस्कार जी, मैं सीधा सा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हैं और मेंबर प्रेसिडेंट में भी हैं। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ आपको लगा कि जो चीज़ हो नहीं रही है एडवोकेट के वेलफेयर के लिए और आप आए तो वो कर सकेंगे? ऐसे कौन से आपका विज़न है, उसके साथ मैं आपके साथ आ रहा हूँ। शर्मा जी, विजन्स तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत दिनों से मेरे मन में है, आउटस्टैंडिंग है, जो होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक एडवोकेट के लिए कोई हाउसिंग स्कीम आज तक नहीं बन पाई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पुख्ता तौर पे इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी फॉर एडवोकेट्स को आज तक नहीं दी गई है। हमारे नए एडवोकेट्स बच्चों के लिए जुडिशरी की कोचिंग का कोई प्रोविज़न आज तक नहीं किया गया है, जबकि हमारे यहाँ यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सारे उसमें से जुडिशरी में जाना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ दे आर नॉट एबल टू डू दैट। कुछ कोर्ट्स में हो रहा है, साकेत में हुआ, कड़कड़ुआ में कुछ क्लासेस चली, यहाँ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेट। कोर्ट्स में हुआ है, बट पर्टिकुलरली मैं DBA 30 हजारी के बारे में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे विज़न में ये है कि यंगस्टर्स के लिए कोई स्टाइपेंड का प्रोविज़न हो। सेकेंडली, उनके लिए जो एस्पायरेंट्स हैं जुडिशरी के लिए, जुडिशरी क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम प्रोविज़न किया जाए। उसमें मेरा विज़न ये है कि 3 घंटे या 2 घंटे की पर डे क्लासेस ऑनलाइन की जाएंगी। जो लोग उसको लाइव ले सकते हैं लाइव क्लासेस ले लें, और अदरवाइज़ अपने घर जाने के बाद भी रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। टाइम का उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा। दैट्स माई विज़न फॉर द यंग लॉयर्स। और जो हमारे एडवोकेट्स एक आयु से ऊपर निकल गए, जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल पाती, उनके लिए हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई पेंशन का प्रोविज़न किया जाए। जिनकी एडवोकेसी नहीं चल पाती, मतलब जिनके एक एज के बाद, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, आई एम सेइंग, नोट इसलिए कि भाई उनके पास केस नहीं आ रहे, उम्र 40 साल है, 50 साल है, उनके लिए मैं बात नहीं करता। जिनकी तकरीबन 50 साल प्रैक्टिस हो गई, एज फैक्टर है, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स दे आर नॉट एबल टू कम टू द कोर्ट, दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, तो उनके लिए कुछ एक ऐसी पेंशन योजना हो जिससे कि मैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस कोर्ट को दिया, तो उनकी कोई हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर विल जनरेट द फंड्स फॉर दैट। फंड तो ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी हैं, अभी भी काफ़ी हैं। जो हमारा सब्सक्रिप्शन आता है उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो ये सब स्कीम संभव है। ऐसा कोई कारण दिमाग में आता है कि ऐसा ये स्कीम बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी लगी, हम जैसे लड़कों के लिए भी है कि भाई कल को हमें भी पेंशन मिल जाए, तो इस स्कीम को आज तक लागू नहीं किया गया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मैं तो इच्छा शक्ति की कमी मानता हूँ। अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है, किया जा सकता है। दूसरे, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। पूरी इंडिया की एक छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट बार में भी दुर्भाग्य से अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो गई तो उसके लिए एक प्रोविज़न है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली, लेकिन हमारी बार में नहीं है।
तो इससे आप शुरू करना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि कम से कम ये, कई लोग हमसे पूछते हैं जी हमारे एक वकील थे आपके जानकार, आपके 30,000 के मेंबर थे, दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा उनको? अब हमें बताने में बड़ा कष्ट होता है कि जी हमारी बार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसे यूनिफॉर्मली विदाउट एनी अप्रोच हर किसी को दिया जा सकता है। तो That will be other than this CM welfare scheme किसके तहत जो naturally other than CM welfare scheme is by the state through bar council of Delhi, वो एक सेपरेट स्कीम है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रोविजन शायद मुझे लगता है देती है। अभी चूंकि मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का भी मेंबर हूं, तो वहां पे भी ऐसा एक मुश्त देने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम नीडी को इंटरव्यू लेने के बाद में दोज फैमिलीज आफ्टर द डेथ ऑफ द एडवोकेट, जो नीडी फैमिली हैं, उनके लिए हम फाइनेंशियल लमसम प्लस मंथली करते हैं, और बहुत सारे लोगों का इस बार हमने किया भी है। एक जनरल आपने बताया, ये तो मैं चाहता हूँ कि हर बार में ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो कॉमन एक वेलफेयर की स्कीम है जो सब बार्स में लागू होनी चाहिए, सब बार्स में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बीइंग मेंबर ऑफ डीबीए, स्पेशली मैं अगर आता हूँ, कन्फाइन करता हूँ डीबीए पे, तो डीबीए में ऐसी कौन सी और मेजर प्रॉब्लम आपको नज़र आती हैं जो आपको लगता है कि अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया, चुन के भेजा, तो आप उन पे काम करना चाहेंगे? देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। नंबर एक, यहाँ पे वीसी प्रोविजन शुरू किए गए हैं, कोर्ट में सिग्नल नहीं होते, एडवोकेट्स अपने चैम्बर से बैठ के वीसी को प्रॉपरली यूज नहीं करते, बीच में डिस्टरबेंस होता है, फिर कॉल आती है कि जी कोर्ट में आ जाइए, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो मेरा सबसे पहले एक एम होगा कि एक पावरफुल टावर इंस्टॉल किया जाए जिससे हर चैम्बर में सफिशिएंट सिग्नल होगा और प्रॉपरली वीसी कंडक्ट की जाएगी, ताकि एडवोकेट्स को, जजेस को उस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाईफाई कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, वाईफाई फ्री एरिया हो जाए हमारा 30,000 का, ऐसा कुछ स्कीम दिमाग में है? वाईफाई थोड़ा सा एक लिमिटेड रखता है, क्योंकि वो उसका स्कोप थोड़ा कम है। वाईफाई को अब नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन जो मेरा आइडिया है कि एक पावरफुल टावर आपके एक एंड पे इंस्टॉल किया जाए, ताकि पूरे 30,000 को सिग्नल, पावरफुल सिग्नल से कवर किया जा सके। इन केस देयर आफ्टर वाईफाई इज रिक्वायर्ड, तो एडिशनली वाईफाई का भी हम प्रोविजन करेंगे। शर्मा जी कहते हुए बड़ी हिचकिचाहट होती है कि पिछली बार्स में कुछ ऐसे अनट्रोवर्ड इंसिडेंट्स हुए और उससे बड़ा डिफेमेशन हुआ, ओवरऑल आम एडवोकेट का भी हुआ, बार का तो हुआ ही हुआ। तो वो जो रीजंस थे जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस वजह से, यहाँ मैं साफ शब्द में कहूँ तो गोलियां तक चली, इस तरह की चीज़ों को रोकने का कोई आपके दिमाग में विजन है, कोई आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट है? इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से रुक जाएंगी। ऐसी अमंग द एडवोकेट्स आपस में कोई इतने बड़े मनमुटाव नहीं है कि जो इन चीज़ों को नहीं रोका जा सके। गोलियां चलने का ये पहला इंसिडेंस नहीं है, इस इंसिडेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि क्यों इसी पर्टिकुलर इंसिडेंस को हम इतना हाईलाइट करते हैं। देखिए उसका रीज़न है कि पहले जो चलती थी वो वकील वर्सेस प्राइवेट पर्सन या किसी और से होता था। इस बार वकीलों का छोड़ दें, इस बार बार के ऑफिस बियरर्स के बीच में मनमुटाव हुआ जिसकी वजह से हुआ, इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है। देखिए ऑफिस बियरर्स भी हमारे एडवोकेट भाई हैं। दो भाइयों के बीच में अगर कोई मनमुटाव हो गया तो उसको हम बैठ के शॉर्ट आउट कर लेते हैं, और अभी भी शॉर्ट आउट हो गया आपस में, अभी उनके कोई मनमुटाव है नहीं। जितना मनमुटाव इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, किया गया, इतना है भी नहीं। एक हीट ऑफ मूवमेंट होता है। आई विल नॉट से कि ये फायरिंग इंसिडेंट्स ठीक है, होना नहीं चाहिए, हो गया, ठीक है, ये ठीक हो गया, अब भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। अगर हमारे सभी वकील भाइयों के बीच में आपस में संबंध अच्छे रखें, और ये बार लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बार लीडर्स ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारे भाई आपस में बटे, तो निश्चित रूप से ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे। एक और आपने, ये तो चलो वाईफाई का या फ्री इसका सिस्टम इंस्टॉल कराएंगे, अपना कोई यहाँ पे टावर लगवा देंगे, और कोई मेजर एक दो प्रॉब्लम आपके दिमाग में यहाँ के बारे में हो जिसको आप बताना चाहें कि आप इस पे काम करेंगे? देखिए मेजर प्रॉब्लम एक है कि हमारे एज ऑन टुडे, हम चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो जजेस और वकीलों के बीच के बार एंड बेंच के रिलेशन बहुत मधुर नहीं है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कोर्ट में कि या तो जज साहब कहेंगे कि आधे घंटे में वकील साहब को बुला लीजिए, 10 मिनट में बुलाइए, रिक्वेस्ट करते हैं जी हाई कोर्ट गए हैं, बोलो हमें नहीं पता, 5 मिनट में बुला लीजिए। तो उन सब चीज़ों को हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने जुडिशल ऑफिसर से थ्रू ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज कि थोड़ा वो कोऑपरेट करें, और हम तो हमेशा कोऑपरेट करते ही करते हैं। आप कभी भी देखिए, चाहे एक 80 साल की उम्र के वकील हैं
और 25 साल की एज के जुडिशियल ऑफिसर की कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले सिर झुका के नमस्कार करके तब कोर्ट में घुसते हैं। तो हम तो हमेशा उनको आदर देते ही देते हैं। अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो रिटेलिएशन में उस होता है। चेयर को आदर देते हैं जो न्यायमूर्ति इस पे बैठे हैं। बिल्कुल हम आदर देते हैं, हमेशा देते हैं, और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, एडवोकेट्स ग्रुप है, हमेशा आदर देगा और देता रहेगा। एक और सवाल आपके बारे में उठता है जो आम जिक्र होता है जिसका, कि आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में होने के साथ साथ आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। आपका प्रैक्टिस जो है वो वेल कहा जाए या बहुत अच्छी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उधर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इधर आपकी अपनी प्रैक्टिस, और फिर इधर ये जिम्मेदारी अगर आप लेंगे तो क्या आप ईमानदारी से इस सबका निर्वाह कर पाएंगे? निश्चित रूप से कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे फिर वही बात आती है जिसमें आपकी जितनी इच्छा शक्ति है उतना कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हम पहली बार 2018 में चुनाव जीत के गए, और हिस्ट्री में ये पहली बार है कि सीएम वेलफेयर स्कीम जो कम से कम पिछले 30 साल से लागू थी, आज तक किसी स्टेट में कोई बार काउंसिल नहीं ले पाई थी। और इस बार हमारे जाने के बाद हमारे जो और कोलीग मेंबर्स थे उन्होंने कोशिश की और पहली बार वो स्कीम ली, तो कर सकते हैं। सेकेंडली, आज से पहले आप देखिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का केवल एक काउंटर 30,000 में था, एक्सटेंशन काउंटर। उसके बाद में हमने हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सटेंशन काउंटर दिया ताकि हमारे अधिवक्ता बंधुओं को हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बार काउंसिल न भागना पड़े, और उनकी सारी समस्याएं, एनरोलमेंट है, आई कार्ड है, और भी कुछ किसी तरह की चीज़ें, उनका सबका समाधान वहीं पे होता है। कुछ और समस्याएं यहाँ की ऐसी हैं जो पिछली बार उसने शायद अनदेखी की या नहीं उन पे ध्यान गया। जैसे यहाँ पे एक रेलवे रिजर्वेशन सेंटर होता था, एक काउंटर बना हुआ था, वो बंद पड़ा है पिछले 2-3 साल से। एक हमारे यहाँ डेस्टिनेशन बसेस चलती थी, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। तो क्या आप इस पे प्रायोरिटी के तौर पे काम नहीं करना चाहेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। प्रायोरिटी के तौर पे काम ही नहीं कर पाएंगे, और करना चाहते हैं निश्चित रूप से। ये फैसिलिटीज जो डिसकंटिन्यू हो गई, इनको हम रीस्टार्ट करेंगे हर हालत में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, जिन अधिवक्ता बंधुओं पे अपना कन्वेंस नहीं है या पब्लिक कन्वेंस में नहीं जा सकते के कारण डेस्टिनेशन इज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उससे बहुत समय लोगों को सुगमता थी, पुनः स्टार्ट की जाएगी। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर 1000% आई कैन अश्योर यू स्टार्ट होगा। चलिए, ये तो होगा। अब एक समस्या और है, आपकी सीट पे 3-4-5 लोग और खड़े हैं। अब सभी इस तरह के वायदे कर रहे हैं, सभी वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम आसमान से चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, और बड़े बड़े लुभावने वायदे सभी कर रहे हैं। अब वोटर जो मेरे जैसा है, आम वोटर, जिसका कोई मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी सोच नहीं, वो सिर्फ इस गफलत में है, इस असमंजस में है कि इन 5-6 में वो किसको वोट करे। सभी के वायदे हैं, सभी के पास वायदे हैं। कुछ तो आपको सामने जो फाइट कर रहे हैं, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो धुरंधर हैं, मतलब महारथी हैं पॉलिटिक्स के, पहले भी रह चुके हैं, पहले भी कई पदों पे रह चुके हैं, या मतलब बहुत उनका पुराना एक इतिहास रहा है। तो उन लोगों से आपकी टक्कर है, टक्कर कह लीजिए, मुकाबला कह लीजिए, उसको कुछ भी कहिए। तो आप अपने में ऐसी कौन सी एक विशेष क्वालिटी मानते हैं जो आप वोटर्स को बताना चाहेंगे कि इस वजह से आप उनके कंपैरिजन में मुझे वोट दें? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि टक्कर का यहाँ प्रश्न नहीं है, ये फ्रेंडली मैच है। हम सभी आपस में बड़े सौहार्द के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं। मेरी तरफ से स्पेशली आई कैन अश्योर यू कि कोई ऐसे टकराव का चुनाव नहीं होगा। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्पेशली मैं वर्ड है जो चुनाव लड़ना भी एक नहीं कहना चाहिए, कॉन्टेस्ट। दूसरी बात यह है कि बाकी सब लोग, बाकी मेरे पोस्ट पे अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 4 ऑलरेडी 30,000 में ही 1 बार या 2 बार पदों पे रह चुके हैं। कोई भाई 2 बार सेक्रेटरी रहे हैं, कोई भाई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, कोई हमारे मित्र वाइस प्रेसिडेंट या एक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, एक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो उन सबको हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के सब भाइयों ने देख लिया है कि उन लोगों ने क्या किया और क्या कर सकते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, या उनके वायदों में कितना दम है। मैं अपनी तरफ से ये बताऊं कि मैं किसी पद पर न रहते हुए भी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए 2-3 काम, अभी सडनली सारे याद नहीं आएंगे, मैं आपको याद दिलाऊं। 2009 में जो लोअर जुडिशरी की मैक्सिमम मिनिमम, उसमें जो एज का क्राइटेरिया था मिनिमम टू मैक्सिमम, वो 32 ईयर्स था। वन फाइन डे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस एज को घटा के 30 ईयर्स कर दिया। तो जिससे हमारे 30 to 32 ईयर्स की एज के बहुत सारे एस्पायरेंट्स उस टाइम थे, वो सब वंचित हो गए।
तो मैंने रिट पिटिशन डाली हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट के ही ऑर्डर के खिलाफ, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय ऑल एल्डर्स सीनियर्स आई कुड गेट इट रिस्टोर टू 32 ईयर्स. दैट वाज द लैंडमार्क वर्क डन फॉर द एडवोकेट्स. और उसके अंदर जो 30 से 32 साल की एज के ग्रुप के बच्चे थे, तकरीबन मोर देन 30 जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे. दैट वाज वन. सेकेंडली, अभी 3-4 साल पहले दिल्ली हायर जुडिशरी के पेपर्स को मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया था, सेइंग सो कि इसमें कुछ क्वेश्चंस और जो उनके आंसर दिए गए हैं वो गलत हैं. उसमें अगेन आई विल से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय सीनियर्स गाइडेंस एंड टीचिंग्स, कई क्वेश्चंस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना कि हाँ वास्तव में गलत हैं. वो क्वेश्चंस रिमूव किए गए, उनके बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए. और जो 5 आदमी, मुझे नाम याद है, मैं कह सकता हूँ लेकिन कहना नहीं चाहता माइक पे, कि 5 लोग जो उसमें ग्रेड नहीं बना पा रहे थे, वो क्वेश्चंस हटने के बाद उनको जो ग्रेस मार्क्स मिले, उसके कारण वो आज 5 जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट होकर बैठे. तो इस तरह के काम, मैं उस टाइम पे किसी भी पद पे नहीं था. ये पद, काम करने के लिए पद होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है. ऐसे और भी कई काम है. मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये भी चैलेंज किया कि जो हमारे अधिवक्ता बंधु अलग अलग स्टेट में जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं, उनके ज़्यादातर एग्ज़ाम एक दिन के लिए क्लैश हो जाया करते थे. तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को, हमने जो प्रेयर की, उसको किसी हद तक एक्सेप्ट किया और एक डायरेक्शंस ऑल इंडिया हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को या स्टाफ्स को ये दी गई कि एज़ फार एज पॉसिबल ये प्रयास किया जाए कि एग्ज़ाम क्लैश ना हो, ताकि एक आदमी एक जगह एग्ज़ाम दे तो दूसरी जगह से वंचित न हो सके. तो इस तरह के काम, तो मतलब आपने ऐसे मुद्दे छेड़े जिनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं था और जिससे बहुत मासिस का वेलफेयर हुआ. चलिए. और आगे भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एडवोकेट से जो जुडिशरी का कोटा है, इनिशियली इट वाज 50% डायरेक्ट, 50% बाय एलिवेशन प्रमोशन. तो उसको रिड्यूस करके अभी काफ़ी कम कर दिया गया है. मेरा भरसक प्रयास ये होगा कि हमारा कोटा वही 50% पे एडवोकेट्स के लिए रिस्टोर किया जाए. शर्मा जी, एक शिकायत रहती है लोगों को कि जीतने से पहले बड़े सब फ्रेंडली होते हैं, सब कोई पैर भी छूते हैं, कोई नमस्ते करते हैं, कोई नमस्ते ले भी लेते हैं. जीतने के बाद या तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं लोग, जो अच्छी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ जाते हैं. उनके पास एक प्ली होता है, कभी मिल जाए, साहब आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, बोले भाई टाइम ही नहीं होता, किस किस का फ़ोन उठाऊँ, मेरे पास बिजी होता है, शेड्यूल बहुत बिजी होता है. तो ये जो शिकायत है, कल को अगर DK शर्मा प्रेसिडेंट बनते हैं, आपसे भी यही रहेगी. आज तो आप फ़ोन सबके उठाते हैं. देखिए, मेरे बारे में ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में मैं मेंबर हूँ और वहाँ पे 1,70,000 वकील अभी हैं. 1,70,000 में से आप एक भी शिकायत आज तक किसी की ढूंढ के ला के बता दें कि मैंने कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया. राउंड द क्लॉक 24 आवर्स माई फ़ोन इज़ ऑलवेज ऑन. एक बंदा अगर आपको कहीं ये कहने को मिल जाए कि 1,70,000 में से DK शर्मा ने फ़ोन अटेंड नहीं किया तो आई विल बी आउट. यहाँ 30,000 में तो केवल 10,000 वकील हैं, तो वेरी वेल आई कैन ऑलवेज अटेंड. तो सुना दोस्तों, DK शर्मा जी से मैंने कुछ जो सवाल आपके थे, मैंने आपके सवालों को इस माइक के थ्रू आप इनसे पूछा है. और अब मैं कुछ पलों के लिए आपके और शर्मा जी के बीच से हट जाता हूँ, माइक इनको देता हूँ. ये अपनी अपील करेंगे क्योंकि चुनाव 21 को है और आप इनकी बात सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या करेंगे हम. जी. थैंक यू शर्मा जी. मेरी सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप मुझे इस पद के योग्य समझें तो मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपनी सेवा करने का एक मौका अवश्य दें. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. तो सुन लिया दोस्तों आपने, ये हैं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी से. इनकी बातें आपने सुनी, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना इनका क्लियर विज़न है, क्या इन्होंने किया है, क्या ये करना चाहते हैं. मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा सभी पे मैं इनको कुरे दूं और इन्होंने बड़ी साफ गोई से जवाब भी दिए. नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. आपने डिसाइड करना है. मैं कोशिश करूंगा इसी पद पर जो और कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी आपकी रूबरू बात कराऊं, वरना अगर वो बात नहीं भी आपसे मैं करा पाया तो आपका फ़र्ज है कि उनसे भी पूछिएगा कि व्हाट इज़ देयर विज़न, व्हाट इज़ देयर एम्बिशियस, व्हाट इज़ देयर डिज़ायर टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स. और फिर आप कंपेयर करिएगा. आपका वोट दोस्तों बहुत कीमती है. इस वोट को किसी तरह के इज़म में ना आकर के, किसी तरह के फेवरिज्म में ना आकर के, किसी तरह के प्रभाव में ना आके, किसी तरह के दबाव में ना आकर के, बिल्कुल नाप तोल करके परख करके वोट को कास्ट कीजिएगा, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन बार यहाँ पे गठित हो सके और हमारा एडवोकेट्स का ओवरऑल वेलफेयर हो सके. यही हमारी तमन्ना है
और यही हमारी एक इच्छा है, इसी को लेकर हम ये सब कर रहे हैं। और शर्मा जी शायद एक बात कुछ और कहना चाह रहे हैं जो भूल गए। शर्मा जी लीजिए। एक बात मैं दिमाग से निकल गई, जुडिशियल एकेडमी जिस तरह हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए है, उनकी ट्रेनिंग या उनको एवरी डे अपडेट करने के लिए कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट लॉ इज़ गोइंग ऑन, 100% हम अपने 30,000 के अंदर ऐसी लॉयर्स एकेडमी चलाएंगे जिसके अंदर सभी वकीलों के लिए ये प्रावधान किया जाएगा कि वे चाहें अटेंड करें आके, और उनको लेटेस्ट लॉ से अपडेट करवाया जाएगा, सो दैट दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ इन ए बेटर वे एंड कैन हेल्प देयर क्लाइंट्स आल्सो इन ए मच बेटर वे इन द कोर्ट। दैट विल डू। तो सुन लिया दोस्तों, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक अच्छे कैंडिडेट, एक अच्छे इंसान प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आए, मेरा यही कोशिश है, गुजारिश आप सबसे है, दोबारा भी यही और पहले भी यही थी कि अपना सोच समझ के वोट को कास्ट करिएगा। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, सभी अच्छे हैं, सभी हमारे भाई हैं। और लेकिन काम कौन कितना अच्छा करेगा ये आपके ऊपर तय करता है कि आप किसको परख कर, किसको जांच कर वोट कर कास्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक और नए कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई वी होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।